Hello everyone, welcome to Geography classes. I am Pradeep Kumar and today we are going to discuss our next most important MCQ series part 8. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. So our next question is question number 71. Which one of the following isotherm for the average temperature of the warmest month is generally accepted as equator word edge of tundra climate? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो वार्मेस्ट मंथ का टेम्परेचर होता है टुंड्रा क्लाइमेट का, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं इक्वेटर वर्ड एज की तरह, यानी कि जो एक उपांत होता है इक्वेटर का, उसकी तरह टुंड्रा के किस क्लाइमेट को एक्सेप्ट किया जाता है या किस टेम्परेचर को एक्सेप्ट किया जाता है. तो इसके लिए ऑप्शन ए है 2 डिग्री, ऑप्शन बी है 10 डिग्री, ऑप्शन सी है 5 डिग्री और ऑप्शन डी है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी. 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जो एक सीमा होती है या आइसोथर्म होती है, उसको ही माना जाता है इक्वेटर वर्ड एज की तरह है, यानी कि टुंड्रा रीजन के लिए इक्वेटर वर्ड एज जो होगा वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 72 है रीजन और एसर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन. तो इसमें ए रीजन दिया गया है और एसर्शन दिया गया है, यानी कि एक एसर्शन है और उसका एक रीजन दिया गया है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72. तो क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है एसर्शन और रीजन. एसर्शन और रीजन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो इसमें फर्स्ट है द ट्रेड विंड स्प्रेड आर प्रेडोमिनेंटली ईस्टर्ली. जो ट्रेड विंड होती है उनको ईस्टर्ली कहा गया है. रीजन दिया गया है एन ईस्टर्ली विंड ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. तो जो ईस्टर्ली होती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है. तो इसके लिए आंसर ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी है both A and R are true but R is not correct explanation of A. ऑप्शन सी है A is true but R is false. और ऑप्शन डी है A is false but R is true. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी A is true but R is false. तो यहाँ पर A जो है ट्रेड विंड आर प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्ली. तो जो ट्रेड विंड होती है, व्यापारिक जो पवनें होती हैं, उनको हम पूर्वी पवनें भी कहते हैं या पूर्वा उनको कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्ली विंड होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की बजाय ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं. तो इसलिए जो रीजन आर दिया गया है वो है गलत. तो इसके लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 73. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर PWH इन कोपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पर कोपेन ने BWH वर्ड का यूज़ किस क्लासिफिकेशन के लिए किया था. तो BWH का हमें बताना है कि किस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में इसको इंक्लूड किया जाता है. ऑप्शन ए है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ऑप्शन बी है सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, ऑप्शन सी है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट और ऑप्शन डी है मिड लैटिट्यूड स्टेपी क्लाइमेट. तो देखिए आपको पता होगा कि जो कोपेन ने वर्ल्ड के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया था. इसके अलावा इन्होंने इंडिया को भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था, यानी कि इंडिया का भी इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो था किया था. तो यहाँ पर उन्होंने BWH या फिर BWHW जो वर्ड था इसका यूज़ किया गया था सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट के लिए. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए. इसके अलावा इन्होंने कुछ वर्ड का लेटर का यूज़ किया था, कैपिटल लेटर ABCD E और F. इस तरह से कुछ कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया गया था, ई तक इन्होंने A to E वर्ड का यूज़ किया था, कैपिटल का यूज़ किया था अलग अलग क्लाइमेट रीजन के लिए. जैसे CWG था जो है गंगटिक क्लाइमेट को शो करता है, यानी कि जो प्लेन एरिया है इंडिया का, गंगा के आसपास का जो मैदान है उसके लिए CWG क्लाइमेट यूज़ की जाती है. AMW जो क्लाइमेट है वो बेसिकली हमारा जो मालाबार कोस्ट है उसके लिए यूज़ की जाती है. इसके अलावा AS क्लाइमेट जो है तमिलनाडु का तट है उसके लिए यूज़ की जाती है. तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग वर्ड यूज़ किए थे अलग अलग क्लाइमेट को शो करने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज़ करेक्ट फॉर द एवरेज. तो फ्रीजिंग आएगा यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सी वाटर इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सीज. तो यहाँ पर पूछा गया है जो हमारे नॉर्थ और साउथ सी हैं जिसको हम आर्कटिक और अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं. ये आर्कटिक रीजन है और यहाँ पर अंटार्कटिका रीजन है. तो यहाँ का पूछा गया है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, एवरेज फ्रीजिंग पॉइंट है वो कौन सा होगा. ऑप्शन ए है 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 0 डिग्री, ऑप्शन सी है -2 और ऑप्शन डी है -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो देखिए नॉर्मल अगर हम बात करें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. बट अगर हम बात करें अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन की
तो यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सी का, वो होता है -2 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन के लिए। तो ये था इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड व्हेन द सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड वाज एज मच एज 130 लोअर देन टुडे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के दौरान ओशियन का जो लेवल था वो आज से 130 लोअर था, यानी कि आज से अगर हम बात करें सी लेवल की तो 130 गुना कम लेवल था आज से। तो वो कौन सा टाइम पीरियड था? ऑप्शन ए है होलोसीन, ऑप्शन बी है प्लीस्टोसीन, ऑप्शन सी है मायोसीन और ऑप्शन डी है कैम्ब्रियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड के दौरान जो आज के हमें सी देखने को मिलते हैं, इनका लेवल आज से 130 गुना कम था, यानी कि 130 जो आज के टाइम पे सी लेवल बढ़ गया है 130 टाइम, वो इससे पहले या प्लीस्टोसीन टाइम के दौरान इतना इससे कम हुआ करता था, 130 लोअर देन टुडे। आज के टाइम से 130 गुना कम सी लेवल देखने को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अप्रोप्रिएट फॉर प्लांट दैट एंड्योर सीजनल क्लाइमेट फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो वर्ड है यहाँ पर या टर्म है जो कि अप्रोप्रिएट प्लांट्स के लिए यूज़ की गई है, जो कि सीजनल क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन को सह सकता है ईयर टू ईयर, यानी कि साल भर साल ये जो ट्रीज़ होते हैं ये इस क्लाइमेट को सहन कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी क्लाइमेट है जिसके लिए ये पूछा गया है? प्रत्येक वर्ष मौसमी जलवायु संबंधी उतार चढ़ाव को सहन करने वाले पौधों के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द यहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन ए है पेरिनियल, ऑप्शन बी है एनुअल, ऑप्शन सी है सीजनल और ऑप्शन डी है बाई एनुअल। ए यानी कि 12 बी यानी कि 1 वर्षीय, सी यानी कि मौसमी और डी है अर्धवार्षिक या अर्धमौसमी। जो भी एनुअल होता है उसका सीज़न को 2 बार डिवाइड कर देते हैं हम। तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन जो सहन कर सकते हैं पेड़ पौधे, उन पौधों को कहा जाता है 12मासी, यानी कि ऑप्शन ए पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है 12मासी, जो पूरे के पूरे साल टिके रहते हैं, उन प्लांट्स को ही हम पेरिनियल प्लांट्स कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। द टर्म कल्चरल लैंडस्केप वाज डेवलप्ड बाय। तो कल्चरल लैंडस्केप यानी कि सांस्कृतिक दृश्य भूमि का जो शब्द था वो किस विद्वान के द्वारा यूज किया गया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है कार्ल सावर, ऑप्शन ए है आर्थर हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है कार्ल रीडर। तो यहाँ पर जो कल्चरल लैंडस्केप के लिए जिन्हें जाना जाता है वो है ऑप्शन बी कार्ल ओ सावर। तो सावर ने सबसे पहले कल्चरल लैंडस्केप का कंसेप्ट दिया था, या ये टर्म लेकर आए थे कार्ल सावर। सांस्कृतिक दृश्य भूमि का जो कंसेप्ट था वो सावर के द्वारा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। हु अमंग द फॉलोइंग एम्फसाइज ऑन बिहेवियरल एनवायरनमेंट जियोग्राफी। तो बिहेवियरल जियोग्राफी के लिए किसको जाना जाता है, या जियोग्राफी के अंदर जो बिहेवियरल एनवायरनमेंट था, व्यवहारवादी पर्यावरण, किसके द्वारा यूज किया गया था? ऑप्शन ए है जेम्स, ऑप्शन बी है क्रिक, ऑप्शन सी है ग्रेगरी और ऑप्शन डी है बर्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रिक। विलियम क्रिक को जाना जाता है बिहेवियरल कंसेप्ट के लिए, यानी कि बिहेवियरलिज्म इन जियोग्राफी या एनवायरनमेंट में जो लेकर आए थे वो थे विलियम क्रिक। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मेंटल मैप। तो यहाँ पर आएगा मैप वर्ड, जो मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो मेंटल मैप का कंसेप्ट था वो किन के द्वारा डेवलप किया गया या विकसित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन ए है गोल्ड एंड वाइट, ऑप्शन बी है बॉल्डिंग एंड हैगरस्टैंड, ऑप्शन सी है डाउन्स एंड स्टी और ऑप्शन डी है सेरिनेम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोल्ड एंड वाइट। तो गोल्ड एंड वाइट को जाना जाता है मेंटल मैप के कंसेप्ट के लिए, यानी कि मेंटल मैप का जो कंसेप्ट लेकर आए थे वो थे गोल्ड एंड वाइट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, वो है हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स फोकस्ड ऑन मैन सेंटर्ड जियोग्राफी। तो यानी कि मानव भूगोल, यानी कि मैन के ऊपर जो बेस था या फोकस किया गया था जियोग्राफर में से, वो कौन सा जियोग्राफर है? किस जियोग्राफर ने ह्यूमन को ज़्यादा फोकस रखा स्टडी में जियोग्राफी की?
अगर ज्योग्राफी को हम देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर कंसेप्ट पूछा गया है कि जो मैन है उसको सेंटर में रख के ज्योग्राफी का जो अध्ययन किया गया या स्टडी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है हंटिंगटन, ऑप्शन बी है सैंपल, ऑप्शन सी है जेफरसन और ऑप्शन डी है रेटजेल। तो यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, जिनमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मार्क जेफरसन। मार्क जेफरसन को जाना जाता है प्राइमेट इसके मैन सेंटर्ड कंसेप्ट के लिए या मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी का जो पर जो फोकस किया गया था वो जेफरसन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हंटिंगटन, सैंपल और रेटजेल इनको अलग अलग कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। बेसिकली सैंपल जो थी वो थी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट, रेटजेल को भी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट माना जाता है और हंटिंगटन को भी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो जेफरसन है, जेफरसन को माना जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में एक इनका जो मेन फोकस रहा है या मैन सेंटर्ड ज्योग्राफी के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। तो इससे पहले ज्योग्राफी में कुछ कंसेप्ट आए थे, कुछ स्कूल ऑफ थॉट आए थे, जिसमें एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट था, यानी कि एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग, ह्यूमन इज़ नथिंग। पर्यावरण जो हमारा वही सब कुछ है, वही हमें कंट्रोल करता है, वो जैसे चाहे हमें चेंज कर सकता है। इसके बाद एक कंसेप्ट आया था, इसका जो एंटी कंसेप्ट था वो था पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट लेकर आए थे लुसियन फेब्रे। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट लेकर आए थे वो थे रेटजेल, हंटिंगटन या फिर सैंपल। ये सारे के सारे जो ज्योग्राफर थे वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को मानने वाले थे, या फिर हमबोल्ट वगैरह वो भी इस कंसेप्ट को मानते थे। पॉसिबिलिज्म में क्या था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी ब्रेन का यूज़ करके या अपनी एबिलिटी का यूज़ करके नेचर को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकता है, अपने अनुसार ढाल सकता है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को ही इम्पोर्टेंस दी गई, नेचर को यहाँ पर इम्पोर्टेंस कम दी गई। पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन बीइंग पर फोकस किया गया। इसके बाद इन दोनों से रिलेटेड या इन दोनों के एक बीच का जो रास्ता था वो ग्रिफ्थ टेलर ने अपनाया अपने कंसेप्ट में, जिसको कहा जाता है नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट था वो ग्रिफ्थ टेलर लेकर आए थे, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे। तो इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया था, जिसमें कि ह्यूमन और नेचर दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो वो यहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ज्योग्राफी के तीनों ही कंसेप्ट, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, पॉसिबिलिज्म का और नियो डिटर्मिनिज्म का। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था मार्क जेफरसन, ऑप्शन सी, मैन सेंटर्ड अप्रोच के लिए। तो इसके बाद ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।